नमस्कार, एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने डीएसएसबी का जो पॉलिटिकल साइंस का पीजीटी का लेवल का पेपर था, वो पेपर आपके सामने लेके आया हूं। 2015 का पेपर है और ये पेपर पीजीटी का है जिसके द्वारा दिल्ली सरकार के अंदर नौकरी लगती है। तो ये पेपर बहुत अच्छा था और इसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे सारे के सारे। 2015 का ये क्वेश्चन पेपर है, तो इसको आज हम देखेंगे और ये हमारे लिए एक मॉडल टेस्ट पेपर के तौर पे कार्य कर सकता है विभिन्न आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो आइए इसको देखते हैं इस पेपर को। तो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन ही है, स्टेट सिटी स्टेट शब्द समानता संबंधित है। तो सिटी स्टेट शब्द जो संबंधित है वो संबंधित है प्राचीन ग्रीस से। ग्रीस के अंदर ही सबसे पहले सिटी स्टेट शब्द की अवधारणा का उभार हुआ था। एरिस्टोटल जिन्हें हम अरस्तु के नाम से भी जानते हैं, अरस्तु के अनुसार, तो अरस्तु ने जो कहा है वो देश को यानी राज्य को एक नैसर्गिक संस्था के तौर पर अरस्तु मानते हैं। तो इसका डी आंसर सही है। और ये क्वेश्चन पेपर हमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जैसे कोटेशन हो गई या विभिन्न तथ्य हो गए उसके बारे में भी जानकारी देता है और हमें कहीं ना कहीं नॉलेज के बारे में भी ये क्वेश्चन पेपर जानकारी देता है। और विभिन्न थिंकरों ने क्या कहा है और उनके विचार क्या थे संबंधित, इस सब के बारे में ये क्वेश्चन पेपर हमें जानकारी देता है। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। जो आदमी पॉलिश से बाहर रहता है वह या तो जानवर है या तो भगवान है। तो ये बहुत फेमस कोटेशन है अरस्तु का। मैन इज ए रेशनल एनिमल भी इनका कोटेशन था और उन्होंने कहा है जो राज्य से बाहर रहता है या तो वो भगवान है या जानवर है। तो ये भी जुड़ा हुआ था अरस्तु के साथ ही। मार्क्सवादी मानते हैं, तो मार्क्सवादी मानते हैं देश या राज्य पावर पद्धति पर आधारित होता है। इसके अंदर बुर्जुआ क्लास और जो क्लास की पद्धतियाँ होती है बुर्जिया, बुर्जुआजी और प्रोलेटेरियन, तो इनके आधार पे ये पावर पद्धति की बात करते हैं। आदमी सामाजिक जानवर है, तो ये मैंने आपको पहले बताया था, तो अरस्तु ने कहा था ये बात। अरिस्टोटल यानी मैन इज अ रैशनल एनिमल, तो ये बात जुड़ी हुई थी अरस्तु के द्वारा कही थी। उनकी कोटेशन बहुत प्रमुख कोटेशन है। इसी के आधार पर विश्व पटल पर पॉलिटिकल साइंस का उभार के संदर्भ में ये बात मानी जाती है और इन्हीं की कोटेशन के द्वारा पॉलिटिकल साइंस को एक मास्टर साइंस के तौर पर माना जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं वो समाज से जुड़ी होती है पॉलिटिक्स के अंदर। तो इसीलिए देश एक आवश्यक बुराई है, यह विचार इससे संबंधित है। तो देश एक आवश्यक बुराई है, ये मानते हैं, ये व्यक्तिवादी मानते हैं कि जो राज्य या देश है यह एक आवश्यक बुराई के तौर पर है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता पे, अभिव्यक्ति पे या व्यापार करने की संभावनाओं पे कहीं ना कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाता है। टैक्स के माध्यम से हो गया, अभिव्यक्ति में बोलने का कितना बोलना है, किसी को आहित नहीं करना है। तो इसीलिए व्यक्तिवादी जो होते हैं वो एक राज्यों को आवश्यक बुराई के तौर पर मानते हैं। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। देश या परिवार का विस्तार है, ऐसा किसने कहा? देश या राज्य यह परिवार का विस्तार है। तो राज्य लेके चलेंगे संदर्भ, यानी मैं एक बार इंग्लिश में देख लेता हूँ इसको। हु सेड द स्टेट इज ए एक्सपेंशन ऑफ द फैमिली। तो ये किसने कहा है स्टेट एक्सपेंशन है? तो ये बात करी है अरस्तु ने। अरस्तु ने कहा है कि जो राज्य या देश होता है ये परिवार का ही एक विस्तार है, परिवार का ही बृहत रूप है राज्य। निम्न में से किसने सबसे पहले देश का स्वभावगत सिद्धांत प्रांगत किया? तो स्वभावगत एक बार मैं देख लेता हूँ इंग्लिश में क्या है। हु ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोपाउंडेड ऑर्गेनिक थ्योरी। तो ऑर्गेनिक थ्योरी किसने सबसे पहले दी है? तो ये सबसे पहले ऑर्गेनिक थ्योरी दी है प्लेटो ने। प्लेटो ने आंगिक सिद्धांत जिसे हम कहते हैं हिंदी के अंदर आंगिक सिद्धांत, तो सबसे पहले आंगिक सिद्धांत दिया है प्लेटो ने। सोवेनिटी शब्द किस लैटिन शब्द से लिया गया है? तो सोवेनिटी शब्द लिया गया है सुपरेंटस से लिया गया है सोवेनिटी शब्द। और सोवेनिटी दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक सोवेनिटी और एक बाहरी सोवेनिटी। आंतरिक सोवेनिटी के अंदर ये होता है कि जो राष्ट्र होता है या देश होता है वो अपने देश के अंदर कोई भी निर्णय किसी भी बाहरी दबाव के बिना ले सके, और बाहरी जो होता है उसके अंदर जो विदेशी संबंध होते हैं वो भी किसी दबाव में ना ले। तो ये होता है सोवेनिटी का दो कॉन्सेप्ट। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनेकतावादी इसको मानते हैं। तो जो अनेकतावादी होते हैं वो राजनीतिक सर्व सत्ता को मानते हैं, यानी अनेकतावादी का एक बार मैं देख लेता हूँ इंग्लिश में क्या है। द प्लुरलिस्ट यानी बहुलवादी। तो बहुलवादी जो होते हैं, तो आप जानते हैं बहुलवादी वो एक चीज़ पर केंद्रित नहीं होते हैं। बहुलवादी पॉलिटिक्स की अलग अलग सोवेनिटी की बात करते हैं। तो इसका आंसर है बी, पॉलिटिकल सोवेनिटी की बात करते हैं।
11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि सर्वसत्ता संपूर्ण नहीं है तो कोई देश अस्तित्व नहीं होता। तो ये बात कही है जिन बॉडेल ने, और जिन बॉडेल ने कही है ये बात कि कोई यदि सर्वसत्ता संपूर्ण नहीं है तो कोई भी देश अस्तित्व नहीं हो सकता। द सोवेनिटी इज नॉट एब्सोल्यूट, नो स्टेट इज एग्जिस्ट। तो ये जुड़े हैं जिन बॉडेल इनके साथ। निम्न में से किसने कानून में सर्वसत्ता का नियम वर्णित किया? तो ये सर्वसत्ता यानी सोवेनिटी का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये जुड़े हुए हैं लीगल सोवेनिटी के साथ जुड़े हुए हैं ऑस्टिन। तो इसका पहला आंसर सही था। तो ये क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं हमें एक सीख भी दे रहा है कि कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है और क्या है, क्योंकि ये नौकरी वाले एग्जाम होते हैं तो थोड़ा इनका लेवल होता है एक, और अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर जितना मैं देख पाया इसको। तो आइए 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कानूनी सर्वसत्ता इसके हाथ में है। तो जो भारत के अंदर कानूनी सर्वसत्ता है, जो कानून बनाने का कार्य करती है वो संसद करती है। संसद के द्वारा ही भारत के अंदर कानून का निर्माण किया जाता है। सर्वोच्च संस्था कानून बनाने की संसद ही है भारत के अंदर। लास्की के अनुसार देश है, देश या राज्य है, तो लास्की के अनुसार समाजों का सेवक, तो जो राज्य है वो समाजों का एक सेवक मात्र के तौर पर है। आधुनिक समय में बल सिद्धांत में बलशाली समर्थक है। तो यानी बलशाली समर्थक, मैं इंग्लिश में देख लेता हूँ इसको। द इन द मॉडर्न टाइम द फोर्स थ्योरी फाउंड ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट। तो ये किसने करी है कि बलशाली का इस हित होता है? तो ये बात करते हैं हिटलर, यानी हिटलर ने बात करी जिनके पास बल होता है वही आधुनिक समय में शक्तिशाली होते हैं। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत इस पर आधारित है। तो जो सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी है वो किसके ऊपर आधारित है? तो वो आधारित है व्यक्तिवाद के ऊपर। सोशल कॉन्टेक्ट वो आधारित है व्यक्तिवाद के ऊपर। एक बार देख लेता हूँ मैं। सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअलिटी, यानी व्यक्तिवाद पे आधारित है ये। 17वां क्वेश्चन है, किसने कहा कि आदमी मुक्त जन्म लेता है लेकिन हर जगह हर तरफ वह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है? और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इनका। ये यूजीसी नेट के अंदर भी पूछा गया था अभी कुछ समय पहले, और अभी जो DUET हुआ था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा ही गया था कि आदमी मुक्त जन्मा है लेकिन हर तरफ वह बेड़ी से जकड़ा है। तो ये रूसो का बहुत फेमस कोटेशन है। रूसो यहाँ से था, तो रूसो किस देश से था? तो जो रूसो थे वो फ्रांस से संबंधित थे। 19वां क्वेश्चन जो किस प्रकार है, लोक हित सिद्धांत रूसो ने इससे उधार लिया। तो जो लोक हित सिद्धांत है यानी उनका जो द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक गुड, तो पब्लिक गुड का सिद्धांत उन्होंने किससे लिया था? तो उन्होंने लिया लॉक से। लॉक के जो पब्लिक हित का जो उन्होंने बताया था सिद्धांत, उसी को थोड़ा करेक्शन करके रूसो जो उन्होंने लॉक से, माफ़ कीजिएगा मुझे, तो इसका आंसर लॉक ही है। तो इन्होंने लोक हित सिद्धांत रूसो ने किस सुधार लिया? तो जो लोक हित सिद्धांत जो रूसो ने लिया था वो लॉक से लिया था, और लॉक ने इसके अंदर सुधार करके काफ़ी चीज़ों को आगे बताया था। यह किसने कहा मैं ही देश हूँ? ये बहुत फेमस कोटेशन है। फ्रांस का जो लुई 16 थे उन्होंने कहा था कि मैं ही देश हूँ। और आजकल भारत में भी ऐसा हो रहा है कि कोई राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो भी बोलते हैं मैं ही देश हूँ। तो आप समझ सकते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं अगर आप जान गए हैं तो। रॉबर्ट बॉन द्वारा समर्थित समाजवाद को कहते हैं। तो जो रॉबर्ट बॉन ने समाजवाद का समर्थन किया है उसे कहते हैं आदर्श समाजवाद, यानी आदर्श समाजवाद को रॉबर्ट बॉन ने समर्थन किया है। किसने कहा कि समाजवाद यह गिरगिट जैसा पथ है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया है इस बार यूजीसी नेट में। ये क्वेश्चन आया ही है कि समाजवाद को गिरगिट की तरह रूप बदलने वाला पथ किसने कहा है? तो ये कहा था रैमसे मयूर ने कहा था ये। और एक समाजवाद जिसका हेड ऐसे कुछ कोटेशन है जो कि जोड़ ने दी थी, एक बार वो भी आप कोटेशन देख लें। समाजवाद ऐसे मेरे को याद नहीं आ रही उनकी कोटेशन, तो वो भी आप देख लें। लेकिन जो इसका आंसर था गिरगिट की तरह पथ है, तो ये बताया रैमसे मयूर ने। सभी अधिकार इससे तुलनात्मक होने चाहिए। तो सभी अधिकार इससे तुलनात्मक होने चाहिए, यह है सामान्य हित का सिद्धांत से संबंधित। अधिकार को कानूनी सिद्धांत के समर्थन का श्रेय इसे जाता है। तो अधिकार का जो कानूनी समर्थन यानी जो लीगल होने चाहिए अधिकार, वो किसने बात करी है? तो ये बात करी है ऑस्टिन ने। ऑस्टिन ने राइट को लीगल करने की बात करी है। तो इसका बी आंसर सही था। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने कहा कि अधिकार यह सामाजिक जीवन की वह शर्तें हैं जिनके बगैर कोई आदमी समानता अपने आप को अपने से बेहतर नहीं महसूस कर सकता? तो ये बात करी है लॉक ने ये बात करी थी। अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत आदमी के इस ऊपर जोर देता है। तो अधिकारों का जो आदर्शवादी आइडियलिस्ट जो थ्योरी होती है वो देती है
नैतिक विकास के ऊपर, जो आप खुद ही देख सकते हैं कि व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, क्या कार्य करने चाहिए, तो ये सब चीज़ें जो आती हैं वो आदर्शवाद से संबंधित है और नैतिक विकास के व्यक्ति के लिए ही वो अग्रदूत होती है। योग्यता योग्यता योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी किसने दी थी? तो ये हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी। और 2020 के अंदर यूजीसी नेट का जो पेपर हुआ था उसके अंदर इनसे रिलेटेड एक पूरा पैराग्राफ ही आ गया था, उसके अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं, तो इनसे रिलेटेड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट से रिलेटेड एक पूरा उनका लेख आ गया, तो आप इनको देख लिए। हर्बर्ट स्पेंसर ने योग्यतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का सिद्धांत दिया है। योग्यतम की उत्तरजीविता, एक बार मैं देख लेता हूँ 27वें का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो ये जुड़े हुए हैं हर्बर्ट स्पेंसर। 28 क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिकार का आर्थिक सिद्धांत इससे संबंधित है। अधिकार का आर्थिक सिद्धांत संबंधित है, वो संबंधित है मार्क्स ने अधिकार के आर्थिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। जीवन का अधिकार यह है, तो जीवन का अधिकार जुड़ा हुआ है नागरिक अधिकार से, तो जीवन का अधिकार जुड़ा हुआ है नागरिक अधिकार से। समानता का अधिकार है, तो समानता का अधिकार है नागरिक अधिकार, नागरिकों को ही समानता का अधिकार दिया जाता है, तो ये जुड़ा हुआ है नागरिकों के अधिकार से। तो आइए 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन है इसके अंदर, और हमें एक ना कहीं सीख ही दे रहे हैं कुछ ना कुछ, और कोटेशन से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन है इस पेपर के अंदर। किसने जीवन, आज़ादी और संपत्ति को आदमी का अहस्तांतरित अधिकार माना? तो ये माना है लॉक ने जीवन, आज़ादी और संपत्ति को मनुष्य का अहस्तांतरित अधिकार माना है। तो ये क्वेश्चन लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा इनकी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये उन्होंने बताया था कि जो जीवन और आज़ादी और संपत्ति के ऊपर सोशल कॉन्टैक्ट के बाद भी इसके ऊपर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। अधिकार के आदर्शवादी सिद्धांत को कहते हैं, तो अधिकार का जो आदर्शवादी सिद्धांत होता है उसको कहते हैं व्यक्तित्व का सिद्धांत। आदर्शवादी सिद्धांत को कहते हैं व्यक्तित्व का सिद्धांत। संपत्ति इसकी सृष्टि है, तो संपत्ति जो जुड़ी हुई है वो सहकारिता पर्यटन के साथ जुड़ी हुई है। 34वां क्वेश्चन है, किसने कहा कि संपत्ति यह अधिकार का स्रोत है? तो संपत्ति अधिकारों का स्रोत बात करते हैं मैकावली ने कहा था कि जिस प्रथम व्यक्ति ने भूमि का एक टुकड़ा लेके ऐसी कुछ उन्होंने बताया था कि जिसने खेती करी थी उसी के द्वारा प्रॉपर्टी नाम की संस्था का स्थापना हुई, तो ये मैकावली ने बात करी थी और इन्हीं के द्वारा अधिकारों की मांग हुई बाद में चल के। सभी संपत्ति चोरी है, तो ये प्रोधन ने बात करी है कि जितनी भी प्रॉपर्टी है ऑल प्रॉपर्टी इज थेफ्ट का जो सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं, जो प्रोधन जुड़े हुए हैं इसके साथ, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कोटेशन एक प्रकार की, और ये पूछा भी गया है कई एग्जामों के अंदर कि सभी संपत्ति चोरी है यानी ऑल प्रॉपर्टी इज थेफ्ट, तो ये जुड़े हुए हैं प्रोधन इसके साथ। निम्न में से कौन सा विचारवादी शासकों द्वारा संपत्ति रखने के समर्थन में नहीं था? निम्न में से कौन सा विचारवादी शासकों द्वारा संपत्ति के रखने के समर्थन में नहीं था, यानी शासकों को संपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये किस सिद्धांतकार ने बताया था? तो प्लेटो ने बताया था। प्लेटो ने साम्यवाद का सिद्धांत दिया था अपना, जिसमें उन्होंने बताया था कि पत्नी और संपत्ति के ऊपर जो शासक वर्ग होते हैं उनको अपना अधिकार नहीं रखना चाहिए और इनको सामूहिक तौर पे करना चाहिए। तो ये जुड़े हुए थे प्लेटो इसके साथ। लिबर्टी शब्द लैटिन के इस शब्द से लिया गया है, तो ये हमें सीख ही दे रहा है एक प्रकार का क्वेश्चन, तो जो बेसिक है एक प्रकार का, तो ये जुड़ा हुआ है लिबर के साथ। लिबर के द्वारा ही लिबर्टी शब्द की स्थापना हुई है। निम्न में से कौन सकारात्मक आज़ादी के पक्ष में था? तो सकारात्मक आज़ादी के पक्ष में थे ग्रीन ने सकारात्मक आज़ादी की बात कही है। ऑन लिबर्टी का लेखक कौन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन लिबर्टी जुड़े हुए हैं J.S. मिल जुड़े हुए हैं ऑन लिबर्टी के साथ। तो 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने कहा कि आज़ादी नैतिक कानून पालने में ही शामिल है? किसने कहा कि आज़ादी नैतिक कानून पालने में ही शामिल है? तो नैतिक कानून को ही मानना या पालना करना ही आज़ादी निहित है, तो ये बात करते हैं स्पेनोज ने बात करी है ये बात, तो इनका बी आंसर सही है। समानता की होड़ में आज़ादी की आशा को धूल में मिला दिया है, यह किसने कहा? समानता की होड़ में आज़ादी की आशा को धूल में मिला दिया है, ये किसने कहा है? तो ये बात करी है लॉर्ड एक्टन ने ये बात करी है।
लोकतंत्र के दो खंबे आज़ादी और, तो लोकतंत्र का जो पहला खंबा है वो आज़ादी है और सेकंड खंबा है वो है समानता। तो समानता के द्वारा ही लोकतंत्र, आज़ादी, फ्रीडम और जो हमारी जो सेकंड होती है इक्वलिटी यानी समानता, इन्हीं के द्वारा ही इसको लोकतंत्र को माना जाता है। जस्टिस शब्द या लैटिन के किस शब्द से लिया गया है? तो ये भी क्वेश्चन एक सीख ही दे रहा है हमें कहीं ना कहीं, किस शब्द से लिया है। बेसिक चीज़ें हैं ये तो ये लिया गया है जस से, जस्टिस शब्द लिया गया है जस से लिया गया है। न्याय यह तत्व है, तो ये भी देख सकते हैं आप, हमें कहीं ना कहीं सीख दे रहा है और एक जगा रहा है क्यूरियोसिटी। न्याय क्या है, कैसे है? तो न्याय जटिल धारणा जिसमें सभी धारणाएं सम्मिलित है। तो न्याय क्या तत्व है जिसमें एक जटिल धारणा जिसमें सभी धारणाएं सम्मिलित हैं। 45वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, राजनीतिक तत्व ज्ञान का इतिहास यह किसकी खोज का इतिहास है? राजनीतिक तत्व ज्ञान का इतिहास यह इसकी खोज का इतिहास है। तो ये बात है न्याय से संबंधित है ये, तो इसका फर्स्ट आंसर सही था। विशिष्ट वर्ग यानी इलीट थ्योरी, विशिष्ट वर्ग सिद्धांत के व्याख्याता। तो इलीट थ्योरी क्या कहती है, इसके बारे में बताना था। तो इलीट थ्योरी बताती है शासक और प्रजा के बीच समानता में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि इलीट मानते हैं कि हम इलीट है और हम ही उनके ऊपर, जो जनता है वो कम पढ़ी लिखी है, हम उसके ऊपर शासन करेंगे। तो ये शासक और प्रजा के बीच समानता में विश्वास नहीं रखते हैं। 47 क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, किसने लोकतंत्र को लोगों का, बहुत फेमस कोटेशन है तो आप समझ ही चुके होंगे। लोकतंत्र को लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए शासन, यह बात करते हैं अब्राहम लिंकन। तो 47 क्वेश्चन था ये। आइए 48 क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब समाज में, तो सामाजिक लोकतंत्र क्या है समाज में? तो ये बात करता है एक मिनट, तो इसका थर्ड आंसर सही है। सामाजिक उद्गम है, मुक्त उद्गम और राज्य उद्गम साथ रहेंगे। मुक्त उद्गम और राज्य उद्गम साथ रहेंगे। तो सामाजिक लोकतंत्र की बात करता है, यानी जो मुक्त होते हैं, यानी प्राइवेट जो होते हैं, प्राइवेट उद्गम, और जो राज्य द्वारा उद्गम होते हैं यानी इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको साथ में रखना, ये इसकी बात करते हैं। यानी एक बार देख लेता हूँ मैं, फ्री एंटरप्राइजेस एंड स्टेट एंटरप्राइजेस दोनों साथ में रहेंगे, ये बात करता है सामाजिक लोकतंत्र। निम्न में से किसने गलती से लोकतंत्र का आलोचक बताया गया? निम्न में से किसे गलती से लोकतंत्र का आलोचक बताया गया? तो लोकतंत्र का जो आलोचक बताया गया है वो लॉक को गलती से बताया गया है। लॉर्ड ब्राइस ने लोकतंत्र को ऐसे परिभाषित किया। तो लॉर्ड ब्राइस ने जो लोकतंत्र को परिभाषित किया है वो शासन में प्रयोग से अधिक और कुछ नहीं। तो शासन में प्रयोग के अतिरिक्त उन्होंने किसी को, लोकतंत्र को नहीं माना है। लॉर्ड ब्राइस ने लिखा है, उस प्रकार का शासन जिसमें देश का शासकीय अधिकार कानून के अधिगत किसी एक श्रेणी के हाथ में ना हो बल्कि समाज के सदस्यों के हाथ में हो, इस प्रकार के शासन को क्या कहेंगे? तो यानी समाज में सभी के पास शासन हो, इस वैसे शासन को क्या कहेंगे? तो ये कहेंगे लोकतंत्र कहेंगे। लॉर्ड ब्राइस ने बात कही है। किसने कहा कि लोकतंत्र यह केवल एक तंत्र है जिससे शासन को चुना जाता है और उससे अधिकार दिया जाता है, यह कुछ और तरह से कानून और राजनीतिक फैसले बनाए जाते हैं? तो ये बात करी है मैकफर्सन ने। मैकफर्सन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी के साथ जुड़े हुए हैं इनकी पुस्तक। तो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, तो कोई नहीं, 2-4 क्वेश्चन तो होते ही हैं एग्जाम के अंदर डिफिकल्ट, तो कोई नहीं, इनको हल्के में लें आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोकतंत्र के बहुसंख्यकों का प्रजा पीड़न, इस धारणा का किसने समर्थन किया? तो ये समर्थन किया है जेएस मिल ने। जेएस मिल जुड़े हुए हैं। एक बार मैं इसको इंग्लिश में देख लेता हूँ। द कॉन्सेप्ट ऑफ टायरेनिटी ऑफ मेजोरिटी, टायरेनी ऑफ मेजोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। एक मिनट, ये क्वेश्चन पूछा ही गया है कई एग्जाम में। टायरेनी ऑफ मेजोरिटी के साथ कौन जुड़े हुए हैं? तो टायरेनी ऑफ मेजोरिटी के साथ जुड़े हुए हैं जेएस मिल। 55वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकतंत्र और तानाशाही का विभेद इस तथ्य से है। तो लोकतंत्र और तानाशाही के विभेद किसके तथ्य पे है? वह लोगों की इच्छाओं पर काम करता है। तो आप देख सकते हैं, जो लोकतंत्र होता है वो लोगों की इच्छाओं में काम करता है, लेकिन जो तानाशाही होता है वो अपनी इच्छा यानी अपनी मनमानी के ऊपर ही काम करता है, तानाशाह शासक। तो ये संबंधित है, डी इसका आंसर सही है। 56 क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्वाचक गण क्या है? तो निर्वाचक गण जो होते हैं वो मतदारों की संस्था होते हैं, यानी जो मत देते हैं उनकी एक प्रकार की संस्था होते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है? तो ये बहुत ज़्यादा अभी डिबेट में भी है। तो यूनिवर्सल जो फ्रेंचाइजी होता है, सभी बालिग यानी जो बालिग हो जाते हैं, हर देश के अंदर बालिगों की उम्र अलग अलग होती है, भारत के अंदर ये 18 कर दी गई है। तो सभी बालिग नागरिकों को दिया गया मतदान का अधिकार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहलाता है।
यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का एक दोष है। तो इसका क्या दोष है यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी का, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का? तो वो ये है कि यह वह अज्ञानियों से शासन कराने के ओर ले जाता है। तो यह अज्ञानियों के शासन की ओर ले जाता है। यह अडल्ट फ्रेंचाइजी का एक आलोचनात्मक तथ्य हो सकता है। वुमेन सरफेस का मतलब है, तो वुमेन सरफेस का जो मतलब है सभी बालिग औरतों को मतदान का अधिकार, यानी जितनी भी जो अडल्ट महिलाएं हैं उनको मतदान का अधिकार देना ही अडल्ट वुमेन सरफेस कहलाता है। 60 क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को निपटाने के लिए 2 संसद होने चाहिए, ऐसा किसने कहा? तो ये बात कही थी हेनरी बेब ने। हेनरी बेब ने कहा था कि जो लोकतंत्र में 2 संसद होने चाहिए। संयुक्त निर्वाचन गण वह पद्धति है जिसमें संयुक्त निर्वाचन गण वह पद्धति है जिसमें किसी भी, इसका आंसर सेकंड सही है, किसी के लिए भी सभी सीटें आरक्षित नहीं की जाती। संयुक्त निर्वाचन गण के अंदर एक संयुक्त क्षेत्र होता है जिसके अंदर सभी लड़ सकते हैं, किसी के लिए कोई आरक्षित सीटें नहीं होती हैं। 62 क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, बहुसदस्य क्षेत्र यह एक सदस्य क्षेत्र से बेहतर है क्योंकि, तो ये जो बहु सदस्य क्षेत्र होते हैं यानी बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, वह वहाँ लोग अपने प्रतिनिधि चुनने में अधिक आज़ादी होती है। तो यानी जो बहुसदस्य क्षेत्र होते हैं, जैसे भारत के अंदर होता है कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, जिनके लोगों के पास स्वतंत्रता होती है कि वो बहुत सारे प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, जिसके अंदर ऐसे हम देखते हैं अलग अलग प्रतिनिधि, जैसे कि कोई एससी कास्ट से है या फिर कोई एसटी से है, आदिवासी लोग आ रहे हैं, शेड्यूल कास्ट लोग आ रहे हैं, मुस्लिम कास्ट आ रहे हैं, हिंदू आ रहे हैं, तो अलग अलग लोगों का प्रतिनिधित्व उसके अंदर हो जाता है बहुसदस्य के द्वारा। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का मतलब है, तो अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है देश में स्थित विभिन्न अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व। तो अल्पसंख्यक प्रतिनिधि आप नाम से समझ रहे हैं, तो जो देश के अंदर अल्पसंख्यक होते हैं उनका प्रतिनिधि अल्पसंख्यक प्रतिनिधि कहलाता है। 64 क्वेश्चन है, एकाक हस्तांतरण मत पद्धति में प्रत्येक मत, तो एकल सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एक बार देख लेता हूं मैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जिसे हम कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, तो जो ये सिंगल ट्रांसफरेबल होता है इसके अंदर जितने प्रतिनिधि चुनते हैं उतनी पसंद सूचित करना होता है। जैसे 4 लोग खड़े हुए हैं तो चारों की जो मतदाता होगा उसको चुनना होगा कि मैं पहले को इसको 1 नंबर पे रख रहा हूँ, फिर इसको मैं 3 नंबर पे रख रहा हूँ, इसको 2 नंबर पे रख रहा हूँ, इसको 4 नंबर पे रख रहा हूँ। अपनी प्रेफरेंस देनी पड़ती है इस प्रकार से। सूची पद्धति होती है, सूची पद्धति होते हैं, तो सूची पद्धति के अंदर बहुत सदस्य होते हैं सूची पद्धति के अंदर। संचयी भौतिक योजना, तो आप देख रहे हैं हमें प्रकार का एक सीख ही दे रहा है क्वेश्चन पेपर। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा इसको। संचयी वोटिंग योजना में मतदान जितनी सीटें हैं उतने मत दे सकता है। संचयी वोटिंग योजना में मतदाता जितनी सीटें हैं उतने मत दे सकता है जिसमें मतदाता को, तो संचयी जो होता है, एक बार मैं इंग्लिश में देख सकते हैं इसको क्या बोलते हैं 66 क्वेश्चन को, द कम्युलेटिव वोटिंग प्लान। तो कम्युलेटिव वोटिंग प्लान जो होता है संचयी जिसे हम बोलते हैं, तो वो जुड़ा होता है अपनी पसंद के अनुसार अपने सारे मत एक उम्मीदवार को या उनसे अधिक उम्मीदवार में बांटना। तो संचयी कम्युलेटिव यानी जोड़ घटाव करके अपने मतदान को किसी को देना, ये कहलाता है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब है, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो मतलब है धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व, तो धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कहलाता है। और भारत के अंदर एक राज्य ऐसा है जहाँ पे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था है और वहाँ पे कुछ आरक्षित है सीट धर्म के आधार पर। तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा ऐसा राज्य है। 68 क्वेश्चन जो कि सांप्रदायिक प्रतिनिधि इसका अस्तित्व मानकर चलता है। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधि होता है वो अस्तित्व मान के चलता है, वो अलग अलग निर्वाचक गण का अस्तित्व मान के चलता है। कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का मतलब है, तो कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का मतलब है पेशे के आधार पर प्रतिनिधित्व, पेशे के आधार पर प्रतिनिधित्व करना ही कार्यात्मक प्रतिनिधित्व कहलाता है। कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के बलशाली समर्थकों में से एक था जो इसका समर्थक था कार्यात्मक पद्धति का, तो वो था एंगल्स। ये जिन्होंने मार्क्स के साथ बहुत सारी बुक लिखी है ईगल्स, तो ये इनके समर्थक थे। निम्न में से चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य कौन सा है? तो ये है शासन में शांतिपूर्वक बदलाव ही सबसे महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य है। किसने कहा कि लोगों की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ हो सकती है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये कहा था सर हेनरी मैन ने, लेकिन लोगों की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ हो सकती है। 73 क्वेश्चन देख लेते हैं। आईपीसी का मतलब है, तो आईपीसी का मतलब है इंडियन पिनल कोड। तो
73वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो इंडियन पिनल कोड आईपीसी का फुल फॉर्म है। निम्न में से किस प्रकार के लोगों को मतदान का अधिकार समानता नहीं दिया जाता? तो जो नहीं दिया जाता है वो होता है अंतर्देशीय, यानी जो किसी और देश से संबंधित होते हैं उनको ये अधिकार वोटिंग राइट नहीं दी जाती है, जबकि अपने देश के सभी नागरिकों को वोटिंग राइट देने का अडल्ट फ्रेंचाइजी जिस देश के अंदर भी होते हैं उनको देने का अधिकार होता है और देते भी हैं। निम्न में से किस देश ने नागरिकों को अपने 18 साल की उम्र में मतदान का अधिकार प्राप्त हो निम्न में से किस देश में नागरिकों को अपने 18 की उम्र में मतदान का अधिकार प्राप्त होता है? तो 18 वर्ष से जितने भी, तो ये सभी देश हैं, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, इन सब में 18 प्लस के ऊपर लोगों को मतदान का अधिकार है। भारत भी उसमें से एक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं 75 क्वेश्चन रखाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में 75 क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और कुछ कमी रह गई तो मुझे ज़रूर बताएं। और आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिल से आभार आप सभी का। थैंक यू सो मच।